हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथ जीनियस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे और आप लोग रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिससे हर एग्ज़ाम में, शिक्षा के कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यदि आप एनसीएफ 2005 के टॉपिक को सही से पढ़ लेते हैं तो सीटेट में आपके 4 से 5 नंबर तो पक्के हो जाते हैं, और यूपी टेट एस्टेट में यानी कि सुपर टेट में आपसे 2 से 3 प्रश्न फंसने की पूरी संभावना रहती है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, 10 से 15 मिनट के वीडियो में ये समाप्त हो जाएगा और आपके 2 से 3 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे यदि आप पूरा वीडियो अंत तक देखते हैं तो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एनसीएफ 2005 की। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अब करिकुलम शब्द जो है, यहाँ पे करिकुलम पर फोकस करिएगा, क्योंकि एनसीएफ में करिकुलम का मतलब ये हुआ कि हमें बताता है कि विद्यालय में क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, यानी दिन प्रतिदिन होने वाली सभी गतिविधियों के बारे में हमें कौन जानकारी देता है? तो एनसीएफ देता है। अब बात करें कि एनसीएफ 2005 आखिर है क्या, तो बच्चों की शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए नवीनतम दस्तावेज है, यानी एक दस्तावेज है विद्यालयी शिक्षा के लिए और ये नवीनतम दस्तावेज है। नवीनतम का मतलब ये हुआ कि इससे पहले भी आए होंगे क्या? तो हाँ, अब तक का ये चौथा एनसीएफ है, यानी कि पहला एनसीएफ आया था 1975 में, ये आपको याद रखना है। 1988 में दूसरा, 2000 में तीसरा, और अब जो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं ये अब तक का चौथा एनसीएफ है, जो कि 2005 में आया था। बात करें कि इसको क्यों लाया गया या इसकी आवश्यकता क्या थी, तो 1975, 88 और 2000 के एनसीएफ में जो भी कमियां रह गई थी, उन सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रोफेसर यशपाल की समिति में बनी के अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, उसने इन सभी में सुधार करते हुए फाइनल 2005 में एक एनसीएफ दिया भारत सरकार को। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो एनसीएफ 2005 किसकी पहल पर आया? तो ये पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की पहल पर ये सवाल पूछा गया और फिर से पूछा जाता है कि किसकी पहल पर एनसीएफ 2005 की रचना की गई है। तो याद रखिएगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर, यानी इन्होंने कहा कि ऐसा करो। किसने बनाया? तो एनसीईआरटी ने बनाया। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि बनाने को कहा किसने? तो एमएचआरडी ने कहा। और बनाया किसने, इसकी रचना किसने की, इसका निर्माण किसने किया? तो एनसीईआरटी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और ये सारी रचना जो है एनसीएफ की, वो एक ही बिंदु पर केंद्रित है, और वो है रचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद का मतलब होता है कि आप बच्चे को छोड़ दीजिए, वो खोज करके खुद ही सीख लेगा, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। अब आगे बात करते हैं। तो एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति आपसे पूछी जाती है। देखिए सारे की पॉइंट है, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, फालतू का आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि 130 से ज़्यादा भी पन्ने का एनसीएफ है। आपको सब नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ वो पॉइंट्स पढ़ने हैं जो एग्जाम में आते हैं। अब बात करते हैं, क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि बताइए एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आपको याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक निबंध है जिसका नाम है सभ्यता और प्रगति, यानी कि सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। ये याद रखिएगा कि निबंध का नाम है सभ्यता और प्रगति, जहां से एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति है। एक पॉइंट ये बना। दूसरी बात ये है कि ये कहां से बना, तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी 1992 में, उसने अपनी रिपोर्ट 1993 में सबमिट करी थी। उस रिपोर्ट के आधार पर एनसीएफ की रचना की गई है। तो अगर बात करें एनसीएफ किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा कि यशपाल समिति की रिपोर्ट जो कि 1993 में आई थी, उस पर यह आधारित है। दूसरा पॉइंट आपका ये बन जाता है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मोटो क्या है। तो इसका मोटो वही है जो यशपाल समिति की मेन बात थी कि शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा जो है वो बच्चों पर बोझ ना बने। भाई 15-16 किलो का बच्चा है, 20 किलो का बच्चा है, और वो 30 किलो का बस्ता टांग के स्कूल जा रहा है, तो ये चीज़ अब नहीं होनी चाहिए। शिक्षा जो है वो बच्चे पर बोझ ना बने।
तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नंबर 1 कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसने इसको, किस पर यह आधारित है, तो यशपाल समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसी को इसकी थीम भी कहेंगे कि एनसीएफ 2005 की थीम क्या है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप बताएंगे कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए मैंने ऊपर जितनी भी बातें बताई वो सब एक ही पेज पर आपके सामने लिखी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर 1, एनसीएफ 2005 की कितनी महत्वता है, इसका महत्व कितना ज़्यादा है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संविधान की सभी 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। यानी कि पूरे भारत में कोई सा भी ऐसा हिस्सा ना हो जो एनसीएफ 2005 के प्रभाव से बचा रह सके, इसीलिए संविधान की सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। ये नंबर 1 पॉइंट आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, तो आप कहेंगे सभी भाषाओं में उपलब्ध है। नंबर 2, मैंने आपको बता दिया कि एनसीएफ 2005 की थीम क्या है, तो शिक्षा बिना बोझ के, ये इसकी थीम है। अब बात करते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका उद्देश्य क्या है, तो ये भी उद्देश्य है और ये भी उद्देश्य है। आपसे पूछा गया था कि एनसीएफ 2005 क्या बताता है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि शिक्षा किसके लिए हो, तो शांति के लिए शिक्षा इसका उद्देश्य है। अगर ये कहे कि शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, विद्यालयी शिक्षा, तो शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि हमें बच्चों को, छात्रों को ही अपना मुख्य आधार बनाना है। उनके हिसाब से ही हमें विद्यालय में, कक्षा में शिक्षण कार्य करना है। अध्यापक को अपने आप को सर्वोपरि नहीं मानना है, बल्कि बालक को सर्वोपरि मानना है। उसी को केंद्र मानकर सारी तरीके अपनाने हैं, सारी विधियां अपनानी है। अगर बात करें परीक्षा की, तो ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन पर बल देता है। CCE का मतलब क्या होता है कि आप, जैसे हम लोग जब पेपर देते थे तो क्या होता था कि भाई पढ़ रहे हैं, पूरे साल के अंत में जाकर एग्जाम होते थे, हाफ ईयरली या फिर ईयरली। ठीक है, अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षाएं हमारे टाइम पर हुआ करती थी। लेकिन एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि दिन प्रतिदिन आप छात्र का मूल्यांकन करिए, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, संरचनात्मक मूल्यांकन की ये बात करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपको याद रखनी है कि एनसीएफ 2005 का निर्माण करने के लिए जो यशपाल समिति बनाई गई थी, यानी जिस यशपाल समिति ने इसका निर्माण किया है, तो इसके लिए 21 यानी कि 21 फोकस ग्रुप बनाए गए थे। ये बात आपको याद रखनी है। इन 21 फोकस ग्रुप ने, इन 21 ग्रुप ने जानकारी इकट्ठा करी थी और सुझाव दिए थे, जिनको मिलाकर एनसीएफ 2005 को बनाया गया है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने, मैं फिर से बता देता हूँ क्या, कि संविधान की सभी भाषाओं में ये उपलब्ध है। शांति के लिए शिक्षा इसका परम उद्देश्य है। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि छात्रों को ही आपको मेन फोकस करना है। इसकी थीम क्या है, तो शिक्षा बिना बोझ के। एग्जाम किस तरह का होना चाहिए, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। और इसके निर्माण में जो समिति बनाई गई थी उसमें टोटल 21 फोकस ग्रुप बनाए गए थे, जिन्होंने इसके निर्माण के लिए सारी गणनाएं और सारे सुझाव एकत्रित किए। चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमसे आगे आती है वो ये कि एनसीएफ 2005 जो है, यहाँ पे 2005 लिख लीजिएगा, कि कितने मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। तो एनसीएफ 2005 में टोटल 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है। ये बात आपको याद रखनी है। डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि कितने मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, तो आपका उत्तर होगा कि भाई 5 मार्गदर्शी, यानी कि 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स इसमें बताए गए हैं। अगर आप इन गाइडिंग प्रिंसिपल को सही से पढ़ लेते हैं तो आप ये समझिए कि एग्जाम में पेडागॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो ये आपका बेड़ा पार लगाएगा। ये 5 सिद्धांत अगर आपके दिमाग में आपको पता है। नंबर 1 क्या है कि नंबर 1 कह रहा है कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई कक्षा में जो बच्चे को शिक्षा दी जा रही है, जो आप उसको सिखा रहे हैं, वो सिर्फ किताब तक ही सीमित ना हो, वो क्या हो, वो उसके वास्तविक जीवन में भी काम करे। भाई हमने स्कूल में पढ़ा और हम अपने वास्तविक जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी शिक्षा किस काम की। क्योंकि असली जीवन, असली कठिनाइयां तो कहाँ आती हैं, वास्तविक जीवन में आती है ना। तो हमें क्या करना है कि कक्षा में दिया गया ज्ञान जो है उसको बाहरी जीवन से जोड़ना है। नंबर 1 बात आपको ये याद रखनी है।
दूसरा जो इसका मार्गदर्शी सिद्धांत है वो ये कहता है कि रटंत प्रणाली पर रोक लगे। रटंत प्रणाली पर क्या हो, रोक लगे, यानी कि बच्चों का जो, अब आप देखिए कि जो सिलेबस तैयार किया गया है वो भी किताबें ऐसी बनाई गई हैं जिसमें ज़्यादातर चित्र बने हुए हैं, प्रैक्टिकल की चीज़ें, प्रैक्टिकल की बातें की जा रही हैं, यानी रटने पर फोकस ना हो, रट्टू तोता ना बच्चा बनकर रह जाए बल्कि ज्ञान को वो समझे। इसका मतलब ये हुआ कि अधिगम हमारा अर्थपूर्ण होना चाहिए। भाई रटन प्रणाली पर रोक लगे का मतलब ये हुआ कि अधिगम कहना कैसा होना चाहिए, तो अर्थपूर्ण अधिगम होना चाहिए, बच्चे के समझ में भी आना चाहिए। तीसरी बात करते हैं तो कह रहे हैं कि शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी कि बच्चे सिर्फ किताबी कीड़े ही बनकर ना रह जाएं और सिर्फ आप उनको किताब से ही ना बताएं, क्योंकि आप जानते हैं कि खेल के माध्यम से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो उनको सह शैक्षिक गतिविधियां भी कराई जाए, उनको खिलाया भी जाए, उनको बाहर घुमाने भी ले जाया जाए, पिकनिक पर भी ले जाया जाए, भ्रमण पर भी ले जाया जाए। पर्यावरण का जब आप उसको शिक्षण करा रहे हैं, पर्यावरण जब आप पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप उनको सिर्फ किताब से ही पढ़ाते रहेंगे कि भाई पहाड़ ऐसे होते हैं, नदियाँ ऐसी होती हैं, तो कभी वो समझ नहीं पाएंगे जब तक अपनी आंखों से नहीं देखेंगे। तो शिक्षक जो है वो, उसका ये कार्य है कि वो शिक्षा को पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, सिर्फ किताब ही किताब से ना पढ़ाए, उसको प्रैक्टिकल भी करवा के दिखाए। नंबर 3 बात आपको ये याद रखनी है। और चौथी बात अगर चौथे सिद्धांत की करें तो कहता है कि शिक्षा में लचीलापन होना ज़रूरी है। शिक्षा में लचीलापन का मतलब क्या हुआ कि टाइम टेबल आपका फिक्स ना हो, टाइम टेबल में भी हो। कभी बच्चे ने अगर कोई गलती कर दी है तो आप उसको हड़काएं नहीं, डांटें नहीं, उसमें लचीलापन होना चाहिए। आप उनके साथ प्रेम से व्यवहार करें, उनकी गलतियों को सुधारें, लेकिन उनको डर का जो है माहौल क्लास में ना पैदा करें। अनुशासन उनके ऊपर एकदम से थोप ना दें कि तुम्हें यहीं बैठना है, तुम्हें ऐसे ही करना है, नहीं। आपकी भाषा में, आपके व्यवहार में लचीलापन होना चाहिए, यानी कि शिक्षा में लचीलापन होना ज़रूरी है। अभी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद या अगले दिन आप उसको एक फिक्स ना करें, आप अपने उसको चक्र को बदलते रहें। ये होता है शिक्षा में लचीलापन। अब बात करें इसके आखिरी सिद्धांत की तो कहता है कि छात्रों में राष्ट्रीय मूल्यों का विकास करना, यानी कि जब स्कूल से पढ़कर बच्चा बाहर निकले तो सिर्फ साक्षर होकर ना निकले, साक्षर होने के साथ साथ वो एक अच्छा नागरिक बनकर भी निकले। वो अपनी संस्कृति, मातृभाषा और अपनी सोसाइटी में एक सम्मानित व्यक्ति के तौर पर हो और राष्ट्रीय मूल्यों का उसके अंदर क्या हो, विकास हो चुका हो, वो एक अच्छा नागरिक बन सके, वो भारत के बारे में जानता हो, भारत की सभ्यता के बारे में जानता हो और उसका सम्मान भी करता हो। ठीक है, अपने मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों का सम्मान करता हो। यानी कि छात्रों में राष्ट्रीय मूल्यों का भी हमें विकास करना है, उसका सर्वांगीण विकास करना है। ये पांचों मार्गदर्शी सिद्धांत आपको पता होने चाहिए, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि एनसीएफ 2005 बच्चों के विषय में क्या कहता है, छात्रों के विषय में क्या कहते हो। तो मैंने पहले बताया कि बच्चों को सक्रिय माना जाए। बच्चों को सक्रिय माने जाने का मतलब यह है कि ये नहीं है कि क्लास में बच्चा सिर्फ बैठा है और टीचर आकर व्याख्या देकर, लेक्चर देकर चला जाता है, कि ऐसे जैसे कि टीचर जो है वो बादशाह है और बच्चे जो हैं वो प्रजा हो गई, ऐसा नहीं है। बल्कि बच्चे को सक्रिय माना जाए, यानी बच्चे उसी हिसाब से पूरा उनका भी सहयोग रहेगा, बच्चे भी बोलेंगे, बच्चे भी अपनी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, उनको सक्रिय माना जाए, उनको अध्यापन जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें शामिल किया जाए। ये नहीं कि सिर्फ टीचर बोल रहा है बच्चे चुप बैठे हैं। ठीक है, तो बच्चों को सक्रिय माना जाए। दूसरी बात हम करते हैं कि बच्चों को मातृभाषा और उनकी संस्कृति को सम्मान दिया जाए, चाहे वे किसी भी धर्म या किसी भी जाति को हो। यानी कि बच्चे जब आते हैं, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एनसीएफ 2005 जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, ये त्रिभाषाई सूत्र पर की वकालत करता है, यानी कि और बहुभाषिता पर बल देता है। ये बात आपको याद रखना है कि मल्टीलिंगुअलिज्म पर जो है ये बल देता है। अब कोई छात्र आया है तो वो सबसे ज़्यादा अपनी मातृभाषा में ही उसको बेहतर है समझने में, तो अध्यापक का ये कर्तव्य है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि उसके मातृभाषा में ही उसको समझाया जाए और क्या है, उसकी संस्कृति का सम्मान किया जाए, मजाक ना बने बच्चे का, जैसा पहले हो जाता था कभी कभी। तो और अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि डर और अनुशासन की जगह पर आनंद और संतुष्टि का माहौल बनाया जाए, यानी कि छात्र और अध्यापक के बीच में एक दोस्ताना माहौल होना चाहिए। उसमें बच्चे डरे नहीं, बच्चे डर के माहौल में और अनुशासन के माहौल में ना रहें, बल्कि खुलकर अपनी बात को व्यक्त कर सकें और खुल के भागीदारी ले सकें पूरा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। और ऐसा कैसा हो पाएगा, तो खेल खेल में जब शिक्षा दी जाएगी तभी बच्चों को आनंद आएगा और वो संतुष्ट होंगे और वो पहले से ज़्यादा सीखेंगे।
तो एनसीएफ क्या कहता है बच्चों के बारे में कि जब बच्चा क्लास में बैठा हो तो वो डर और अनुशासन के माहौल में ना बैठा हो, बल्कि आनंद की उसको अनुभूति हो और वो संतुष्टि हो। क्यों? क्योंकि उसको आप खेलने के लिए ले जाएं, खेल खेल के माध्यम से शिक्षा देंगे तो ऐसा होगा। ये एनसीएफ कहता है बच्चों के बारे में। अब लास्ट हम लोग देखते हैं कि एनसीएफ अध्यापक के विषय में क्या कहता है, यानी क्या सुझाव देता है अध्यापकों को। ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई ये सारी अचीव कैसे होंगी, इन सारी चीज़ों को, इन सारे बिंदुओं को हम लोग उपलब्ध कैसे करेंगे, हासिल कैसे करेंगे। तो अध्यापक के विषय में क्या कहता है, देखिए सबसे पहली बात ये आपको याद रखनी, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि अध्यापक को ज्ञान का स्रोत नहीं माना गया है। ये बात आपको याद रखनी है कि अध्यापक जो है वो ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सुगम करता है। अध्यापक का काम सिर्फ इतना है कि वो एक सुगम कर्ता के तौर पर, फैसिलिटेटर के तौर पर कक्षा में उपलब्ध रहेगा और बच्चे खुद से सीखेंगे। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था क्या, कि बच्चे कैसे सीखेंगे, तो ये पूरा एनसीएफ रचनावाद पर आधारित है ना। तो बच्चे खोज करके खुद ही सीख लेंगे। टीचर का काम सिर्फ इतना है कि वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करे कि बच्चा उस माहौल में सीख सके। अध्यापक ज्ञान का स्रोत नहीं है, वो सिर्फ एक सुगमकर्ता है। सुगमकर्ता का अर्थ समझ लीजिए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी है कि छात्र जो है, जो बच्चा है, वो खुद ब खुद से सीख लेगा, क्योंकि बच्चे खुद ही सक्रिय होते हैं। अगली बात आपको याद रखनी है कि बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाना, यानी कि हर बच्चे को, इंडिविजुअल बच्चे को आप देखिए कि किसको किस माध्यम में समझ में आता है और उसका मानसिक स्तर क्या है। ये नहीं एक ही तरीके से आपने पूरी क्लास को समझा दिया, ऐसा नहीं करना है। हर बच्चे को उसके मानसिक स्तर के अनुसार ही पढ़ाना है। जिस तरीके से उसको समझ में आता है उसी ढंग से आपको बताना है। ऐसा हमें क्यों करना है? क्योंकि हमें बच्चों को सिर्फ साक्षर नहीं बनाना, बल्कि हमें उनका चहुमुखी विकास करना है, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो, उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो, उनके जो है नैतिक मूल्य भी उनमें विकसित हो जाएं। तो हमें हर तरह के विकास पर बल देना है, ये बात आप याद रखिएगा। उनको खिलाना भी है, उनको पढ़ाना भी है, और उनको अन्य जो भ्रमण है वो भी कराना है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं क्या लिखा है कि बच्चों में राष्ट्रीय मूल्यों को विकसित करना, जिससे वो भविष्य में अच्छे नागरिक बन सके। ये बात मैंने आपको पहले बता दी। और सबसे लास्ट पॉइंट जो गणित के विषय में क्या कहा है, वो ये याद रखना है कि अन्य सभी विषयों को गणित से जोड़कर पढ़ाना है। क्योंकि गणित के अध्ययन से, गणित के पढ़ने से क्या होता है कि बच्चों में तर्क शक्ति और तर्क और जो है चिंतनशीलता विकसित होती है। इसीलिए मैं जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें गणित को कहीं ना कहीं शामिल ज़रूर करना है, ऐसा एनसीएफ कहता है। तो आज की क्लास में इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, और मैंने आपको कहा था कि बहुत ही जल्दी ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, तो दी एंड हो गया आज के टॉपिक का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को आप दोबारा देखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। एनसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके 4 से 5 नंबर के सवाल तो यहाँ से सीटेट में बन ही जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।